Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the usage of can and could of modal auxiliary verbs. यानी आज मैं modal auxiliary verbs के can तथा could के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोग can तथा could के ऐसे बारीकी से बारीकी प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे जो शायद ही इसके पहले स्पष्ट किए हों। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसके डिटेल प्रयोग के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान रखिए कि इसमें जो डिटेल प्रयोग हैं, तो ध्यान रखिए इसमें कैन का जो प्रयोग है वो 4 तरीका से प्रयोग किया जाता है। पहला कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में, जिसको आप मॉडल्स भी कह सकते हैं। दूसरा मेन वर्ब के रूप में। तीसरा नाउन के रूप में। और चौथा फ्रेज के रूप में, यानी फ्रेजल भी कह सकते हैं, यानी फ्रेजल के रूप में। तो पहले हम लोग समझ लें कि इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल्स के रूप में क्या होता है, या इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले हम लोग अर्थ के हिसाब से समझ लें, उसके बाद हम लोग प्रयोग को सीखेंगे। तो पहला जो प्रयोग है मॉडल्स के रूप में, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा क्रिया के साथ ये सकता है, क्रिया के साथ सकती है, या क्रिया के साथ सकते हैं लगा होता है। यानी जब कैन के बाद में हम लोग भी1 का प्रयोग करेंगे तो किसी क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं का सेंस रखते हैं, और वो क्रिया आने पर वो अपना करने के जगह पर कोई और जो जिस काम को करता है वहां पर प्लेस हो जाता है। यानी जैसा कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो यहाँ पर करना डू आया, इसलिए करना का सेंस आया। यहीं पर डू के जगह पर हमारा दूसरा कोई वर्ड आता मेन वर्ब के रूप में, जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर मेन वर्ब के अनुसार वहाँ पर अपना रूप सकना और सकनी, सकता है, ये सकती है और सकते हैं अपना एडजस्ट करते रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ दिया कि क्रिया के साथ या क्रिया के जस्ट बाद यहाँ पर सकता है, सकती है, सकते हैं लगा होता है। दूसरा इसका जो प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में है, तो ध्यान रखिए मेन वर्ब के रूप में आप कभी इसका प्रयोग नहीं पढ़े होंगे। तो पहला इसमें स्पष्ट ये बात है कि इसका अर्थ बंद करना, यानी किसी डिब्बे में बंद करने के सेंस में इसका प्रयोग होता है। जब हम इसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका 5 फॉर्म बन जाता है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V1 में कैन ही होता है, जैसा कि हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग किया जाता है केवल, उसी तरह V1 ये कैन होता है। V2 के रूप में कैंड हो जाता है, CANNED, और V3 भी वही सेम होता है, CANNED, कैंड ही होता है। V4 में CANNING कैनिंग का प्रयोग होता है, और V5 में इसका रूप जो होता है उसी तरह हम लोग एस लगा देते हैं, यानी कैंस हो जाता है। और ये अपना अर्थ जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने लगेगा वाक्य में, तो वहां पर अर्थ या तो बंद करना के अर्थ में देगा, या डिब्बे में कोई चीजों को बंद करने के सेंस में देगा, या युग होने के अर्थ में देगा, या किसी काम को करने में सक्षम होने यानी सकना के अर्थ में प्रयोग होगा। इसी तरह हमारा तीसरा इसका प्रयोग है जो नाउन के रूप में है। ये भी प्रयोग आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें आप एक अपने प्रैक्टिकल जीवन में जरूर यूज के रूप में यानी प्रयोग करते होंगे आप लोग। ध्यान रखिए जैसे कैन, जैसे हम लोग किसी दूध का कैन होता है तो उसे यानी किसी डब्बा को हम लोग कैन कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये आप प्रयोग आप करते रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आप इसके स्पष्ट रूप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये वाला कैन या कोई और कैन है। तो ध्यान रखिए यही कैन है जिसको हम लोग
डिब्बा जिसको कहते हैं, जैसा कि दूध वाले डिब्बा होता है या किसी अन्य तेल का भी कैन हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ हम यदि बंद करने के सेंस में, यानी बंद करने वाला किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं डिब्बे के रूप में, तो कैन हो जाता है। और इसका अर्थ कनस्तर होता है, वही डिब्बा ही होता है, कनस्तर का भी दूसरा सिनोनिम्स के रूप में नाम। और इसका एक और आपको चौंकेंगे इस नाम सुनकर कि इसका अर्थ शौच घर भी होता है, या शौचालय कहें या शौच घर भी कह सकते हैं। जैसे आप कोई कहता है कि ही वेंट टू कैन, यानी वह शौच घर गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैन का अर्थ यहाँ पर नाउन के रूप में शौच घर भी होता है। अगला और लास्ट जो इसका यूज है, जिसमें फ्रेज या फ्रेजल के रूप में भी प्रयोग होता है, तो कांट हेल्प, यानी कैन नॉट यहाँ पर है, उसके बाद हेल्प प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। ये अपना एक फ्रेज के रूप में प्रयोग होता है। जब भी हम लोग इसको फ्रेज के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये तीनों इंक्लूड आता है, यानी यहाँ पर ये दोनों फिक्स रहता है, कैन नॉट और हेल्प, और यहाँ पर V4 के रूप में जो मेन वर्ब वहाँ आएगा वो वहाँ पर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जैसा कि ये क्रिया, यानी V4 यहाँ है तो वही क्रिया यहाँ पर हिंदी में आएगा, तो क्रिया के साथ यहाँ हम लोग लगाएंगे बिना रोक नहीं सकता हूँ, यानी जैसे किसी चीज़ के बिना, यानी किसी कार्य को किए बिना रोक नहीं सकता हूँ। जैसे मैं, जैसा कि या और भी जान लीजिए पहले कि क्रिया के साथ बिना रोक नहीं सकती है, क्रिया के साथ बिना रोक नहीं सकते हैं। जैसे मैं हंसे बिना रोक नहीं सकता हूँ, मैं वहाँ गए बिना नहीं रोक सकता हूँ, मैं इसे खाए बिना नहीं रोक सकता हूँ या रह सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है आपका फ्रेजल यूज कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग वन बाई वन करके इसे प्रयोग को पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब्स के रूप में। इसे मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब्स कहें या मॉडल्स कहें, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिए। तो पहला जो प्रयोग है कि ये कैन का प्रयोग जो होता है हमारा मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कैन यूज टू शो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर। तो ध्यान रखिए, मेंटल मीन मानसिक होता है और फिजिकल मीन शारीरिक होता है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता, और पावर मीन्स जानते हैं आप शक्ति होता है। तो इन जब भी हम लोग किसी शक्ति की बात करते हैं, किसी चाहे वो शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर कोई काम को करें या मानसिक यानी माइंड का प्रयोग कर किसी काम को करें, या किसी प्रकार की पावर यदि मिला हो उसका प्रयोग कर कोई काम को करें, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो जब हम ये मॉडल वर्ब के रूप में जब कैन का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद कैन आता है, उसके बाद मेन वर्ब, एमवी का मतलब मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो स्पष्ट से समझ लीजिए, कैन जब भी मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो अपने बाद मेन वर्ब को लेगा, और मेन जो वर्ब होगा वो हमेशा V1 में ही रहेगा, V1 में ही होगा, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट के रूप में यह वर्ड का प्रयोग किया जाएगा नाउन या प्रोनाउन को। जैसा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये किस माध्यम से बोल सकते हैं? इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जब भी अंग्रेजी बोलते हैं तो हम लोग अपने माइंड का प्रयोग कर बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट इसमें बात ये सेंस है कि ये मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है या कैपेसिटी को दर्शा रहा है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। सी कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकती है। दे कैन लिफ्ट इट, वे लोग इसे उठा सकते हैं। तो ये शारीरिक क्षमता हुआ, ध्यान रखिए, यानी शरीर से उठाएंगे। तो यहाँ पर उसी तरह सी कैन डू दिस वर्क, यानी शरीर से हम लोग कोई काम को करते हैं, तो ये कह रहा है कि वह इस काम को कर सकती है। उसी तरह सी कैन सोल्व दिस सम, यानी कह रहा है कि वह है
इस सम का मतलब प्रश्न भी कह सकते हैं या किसी हिसाब को भी बात कर सकते हैं या किसी जोड़ भी कर सकते हैं, यानी वह इस हिसाब को या इस प्रश्न को सोल्व कर सकता है। यानी कि वहाँ यहाँ मेंटल एक्टिविटी की बात हुआ, माइंड का काम है यहाँ पर सोल्व करने में। और लास्ट जो एग्जांपल है, आई कैन इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, यानी मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर सकता हूँ। यानी हियर दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस पावर, यानी यहाँ पर सेंटेंस जो पावर को शो करा रहा है कि मैं अंदर यानी एग्जामिनेशन हॉल में जा सकता हूँ। तो ये आपका एक्चुअली यहाँ पर कैन का जब भी प्रयोग करें तो हम लोग मेंटल या फिजिकल एबिलिटी या पावर को ही मुख्यतः दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे कैन का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट भी करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्रश्न सूचक शब्द से हम लोग कोई बातों को पोलाइट यानी किसी काम को करने के लिए हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे, इसका मतलब या कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे अच्छे मोडल वर्ब्स में यानी मोडल वर्ब्स हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इसका कैन का प्रयोग कर हम रिक्वेस्ट को या पोलाइट रिक्वेस्ट को न दर्शाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एक जैसा ही है, जो कभी इससे भी दर्शाने के लिए बताया गया है बुक्स में, कैन से भी कुछ और भी मॉडल वर्ब्स हैं उससे भी दर्शाने के लिए, कुड से भी दर्शाने के लिए कहा गया है, और भी बहुत सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको कहा गया है दर्शाने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग किससे अपनी पोलाइट रिक्वेस्ट को या रिक्वेस्ट को दर्शाएं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर मैं स्पष्ट एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और पावर को ही दर्शाने में कहीं इसका प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसका दूसरा जो प्रयोग है जो बी नंबर पर है, हम लोग ए नंबर का प्रयोग कर कर यहाँ पर उसको पढ़े, अब बी नंबर का प्रयोग कर कर पढ़ रहे हैं। टू एक्सप्रेस फ्यूचर मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, यह ध्यान रखिए। अब हम लोग इसको चाहें तो हम लोग भविष्य के भी अपने कार्य को जो अपने शारीरिक या मानसिक स्थिति से करने वाले हैं उसे दर्शा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे स्थिति में इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद मेन मॉडल एक्टिव वर्ब का V1 रूप होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ भी हम लोग V1 का ही प्रयोग किए कैन के बाद, उसी तरह यहाँ भी V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये फ्यूचर को दर्शाने वाला जब कोई कार्य होगा यानी क्षमता या और मेंटल एक्टिविटी जो होगा, तो यहाँ पर कोई फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, जो फ्यूचर को दर्शाने वाला कोई वर्ड आना चाहिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम। तो यानी कि यहाँ पर फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड ये सब कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, आई कैन डू इट टुमारो, यानी इसका मतलब हो कि मैं कल इस काम को कर सकता हूँ, यानी कि वो आज काम करने की बात नहीं कह रहा है। ये भी बात समझ लीजिए कि कैन जो प्रयोग होता है मॉडल वर्ब के रूप में, तो ये हमेशा यहाँ पर यदि फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम का प्रयोग न किया जाए तो ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है, यानी प्रेजेंट एक्टिविटी को ही दर्शाता है। यहाँ पर हम टाइम को जोड़ दिए, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर एक्टिविटीज़ को दर्शा रहा है, यानी ऐसा एक्टिविटीज़ जो मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज से या कैपेसिटी से रिलेटेड हो। तो स्पष्ट हो गया। अब हम लोग इसका एक और प्रयोग थोड़ा पढ़ेंगे, जो यहाँ पर यदि हम कैन और V1 का प्रयोग करते हैं, कैन यानी नेक्स्ट जो प्रयोग है वो कैन प्लस V1 का यदि प्रयोग कर लेते हैं, और इसका मतलब होता है इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। मैंने पहले ही बताया कि ये प्रेजेंट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिए, इज एम आर, और उसके बदले में यानी कह सकते हैं कैन प्लस V1 का जो सिनोनिम्स होता है वो इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 होता है। V1 का मतलब यहाँ मेन वर्ब का पहला रूप। स्पष्ट हो गया। कैन प्लस V1 बराबर क्या होता है, यानी कि इसका जो
सिनोनिम्स होगा इज एम आर के बाद एबल टू प्लस V1 लगा देंगे तो वही बात कहेगा जो कैन प्लस V1 से दर्शा रहे थे। जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, यही बात को हम लोग इज एम आर प्रयोग कर एबल टू प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम, आई के साथ एम होता है, ही रहता तो इज होता है, दे रहता तो आर होता है। तो आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल, इसका भी मतलब हुआ कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, यानी ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। अब जो एक और हम लोग इसका यूज सीख लें जो मोडुलरी वर्ब के रूप में ही है, जो कैन प्लस V1 के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर मोडुलरी वर्ब को। तो इसके बाद यानी उसी वाक्य में जो फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम जो आया था, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ फ्यूचर टाइम डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो कैन प्लस V1 प्लस फ्यूचर टाइम सेंटेंस में कहीं भी दिखता है तो ध्यान रखिए, उसके बदले में हम भी ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, सेल प्लस विल प्लस बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम। यानी जस्ट लाइक हमारा कैन प्लस V1 का प्रयोग जैसे प्रेजेंट में कर रहे थे और उसके बदले में हम लोग इज एम आर एबल टू प्लस V1 सिनोनिम्स के रूप में सेम अर्थ बताने वाला वर्ड का प्रेजेंट में प्रयोग कर दिए, इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। तो उसी प्रकार हम फ्यूचर को भी दर्शाने के लिए जो टाइम यहाँ पर दिए हैं, तो हम कैन को यदि हटा देते हैं तो इसके बदले में सेल या विल का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ V1 के रूप में वही वर्ड रहेगा जो मेन वर्ब के रूप में रहेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा और फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम रहेगा। जैसा कि देखिए, आई सेल, आई के साथ सेल होता है, बी एबल टू प्ले फुटबॉल टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, यानी मैं कल फुटबॉल खेल सकता हूँ। ये यहाँ पर सेल विल का जरूर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी उसी का सेंस बता रहे हैं। यानी कल कह दिया तो ये ऐसे लग रहा है कि प्रेजेंट को दर्शा रहा है, लेकिन ये दर्शा रहा है फ्यूचर को। यानी इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि मैं कल फुटबॉल खेलने के योग्य हो जाऊंगा, यानी मैं कल फुटबॉल खेल सकूंगा। तो ये बता रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, इस तरह से हम लोग मोडुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और इतना से ज़्यादा हम लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है मोडुलरी वर्ब के रूप में। इतना ही से हमें किसी एग्जाम में बैठेंगे तो किसी भी एग्जाम में इतना ही या इसी से संबंधित इससे क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेन वर्ब के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं V1 के रूप में, और कैन में एस जोड़कर V5 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और कैन में ed जोड़कर V3 के रूप में या V2 के रूप में कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद कोई वर्ड आता है तो या तो V1 आता है तो V5 आता है, नहीं तो V2 आता है, इसलिए इसे V3 नहीं माना जाएगा। ऐसे कैन में कैंड और कैन दोनों भी यानी दोनों एक जैसा है, यानी V2 भी कैंड ही होता है, V3 भी कैंड ही होता है। इसके पहले यदि हैज हैव या हैड लगा रहे तब कैंड आए तो V3 के रूप में माना जाएगा, और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यदि कैंड आए तो उसे V2 के रूप में समझा जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो प्रयोग हुआ है मेन वर्ब के रूप में वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किए हैं, और या तो यूली वर्ब के बाद में भी हम कर सकते हैं। जैसे आई कैन ऑल द मिल्क टू सेल, यानी इसका मतलब हो कि मैं, कैन का यहाँ अर्थ क्या हुआ, बंद करना या डिब्बे में बंद करना या युग होना या सकना, जैसा सेंटेंस होगा उसके सेंस के आधार पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ हुआ कि मिल्क है तो ये कह रहा है कि वह बेचने के लिए दूध को यानी सभी दूध को डिब्बे में बंद करती है। तो यहाँ कैन का अर्थ है बंद करना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर यहाँ पर दिया गया है। यानी जब ये मेन वर्ब के रूप में होगा तो हम किसी भी टेंस पर इसे किसी फॉर्म में बदल कर प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि 5 फॉर्म में हम लोग बदले हैं। टेंस में जब भी प्रयोग होता है तो टेंस
पूरे 5 ही फॉर्म के आधार पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें दूसरा, ही कैन्स यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए कैन बेस लगा दिए, V5 सिंगुलर होता है। ही कैन्स ऑल द मिल्क टू सेल, कह रहा है कि वह है सभी दूध या वह बेचने के लिए सभी दूध बंद कर चुकी है या डिब्बे में बंद कर चुकी है या डिब्बे में रख चुकी है, सॉरी रखती है, सॉरी चुकी है नहीं है, यहाँ पर है जहर के बाद बीती है तब होगा, यानी वह है बेचने के लिए सभी दूध डिब्बे में बंद करती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द यहाँ पर दे कैंट ऑल द मिल्क टू सेल, यहाँ पर हुआ कि वे लोग बेचने के लिए सभी दूध को बंद कर दिए थे या बंद करते थे, यहाँ पर या डिब्बे में बंद किए थे। तो यहाँ पर हमारा कैन ये V2 के रूप में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे या ये ई लगाते हैं क्रिया में या तथा तिथि लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा वे लोग बेचने के लिए सभी दूध डिब्बे में बंद कर दिए या बंद कर देते थे। यहाँ पर मेन भाव के रूप में हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि कोई प्रश्न करे तो हु कैन डू दिस वर्क, इस काम को कौन कर सकता है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आई कैन। यदि कोई कहे कि इस काम को कौन कर सकता है या अंग्रेजी कौन बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो वहाँ पर केवल आपको प्रयोग कर सकते हैं आई कैन, मैं मीन्स मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर करने की बात है तो यहाँ पर करना होगा। यदि यहाँ पर रहता कि हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल सकता है, तो यहाँ पर आई कैन बोलते हैं तो वहाँ पर सेंस रहता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ भी जो प्रयोग है एक प्रकार का मेन भाव के रूप में ही प्रयोग किया गया है इसका, तो ये मेन भाव के रूप में है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको बहुत सारे ऐसे बारीकी को बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आप पढ़े हों और आपको दिखता भी होगा, और साथ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाएं अपने मित्रों को, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और पूरे यूट्यूब पर इतने डिटेल शायद ही आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा। नेक्स्ट नाउन के रूप में यहाँ देखें तो यहाँ कैन सब्जेक्ट, जब नाउन के रूप में जब किसी वर्ड को प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि वाक्य का सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता के रूप में जो किसी भाव के पहले आता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि मेन भाव के बाद आता है, और कॉम्प्लीमेंट जो इज एम आर के रूप में प्रयोग होता है, यानी सॉरी इज एम आर के बाद प्रयोग होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी इज एम आर के बाद में भाव को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ड आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में मैंने प्रयोग किया है, जैसे आई कैन अ कैन वॉज लेइंग देयर, ये इसका मतलब हुआ, यहाँ पर कैन का मतलब हुआ एक कैन, जो कैन का मतलब डब्बा, एक डब्बा वहाँ पड़ा था, तो यहाँ पर डब्बा का सेंस आया, यानी डब्बा का अर्थ में प्रयोग किए और ये सब्जेक्ट के रूप में कर दिया। और ऐसे भी ए का प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग है, ए आर्टिकल है, और किसी आर्टिकल का प्रयोग किसी वर्ड के जस्ट पहले हो तो समझिएगा कि वो वर्ड यानी आर्टिकल के जस्ट बाद वाला वर्ड वो नाउन ही होगा। दूसरा आई बॉट अ वाटर कैन, यहाँ पर आई बॉट वाटर कैन, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर कैन को लाया, वाटर यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैंने एक वाटर कैन को खरीदा, तो यहाँ पर वाटर कैन यानी पानी वाला डब्बा, यानी पानी पीने वाला डब्बा होगा, या पानी वाला डब्बा कहिए उसको, या पानी रखने वाला डब्बा उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी नाउन के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो यहाँ पे देखिए ही ड्रिंक, यानी वो वे पी लिए अ कैन ऑफ मिल्क, एक कैन दूध, यानी वे या वह है एक कैन दूध पी लिया, बड़े होंगे तो पी लिए कहेंगे, छोटा होगा तो पी लिया कहेंगे। तो यहाँ पर भी कैन का प्रयोग नाउन के रूप में है, और आर्टिकल देखिए प्रयोग हुआ है, आर्टिकल के जस्ट बाद कोई वर्ड आता है तो नाउन आता है। यहाँ भी देखिए आई हैव अ कैन, मेरे पास एक कैन है, यानी कैन का मतलब क्या, यानी एक डिब्बा है या डब्बा है या कनस्तर है, यानी किसी चीज को रखने वाला।
अब ये भी कह सकते हैं, आपको एक और चीज है जैसे शौचघर, जैसे कह सकते हैं जैसे आई वांट टू गो टू कैन, यदि लिखा हो तो इसका मतलब है कि मैं कैन यानी कि शौच घर जाना चाहता हूँ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कैन जो प्रयोग हुआ है ये शौच घर के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर यदि कहेंगे हम रखना या डिब्बा के अर्थ में तो यहाँ सेंस नहीं अच्छा लगेगा। जैसे आई वांट मैं चाहता हूँ, टू गो मैंने जाना, तो कहाँ जाना चाहते हैं, डिब्बा जाना चाहते हैं तो डिब्बा जा नहीं सकते, डिब्बा वाली सेंस यहाँ पर लगेगा नहीं, बेतुका सेंस आया। कनस्तर जा रहे हैं ये भी सेंस नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि वह यानी मैं शौच घर जा रहा हूँ, यानी एक यहाँ प्लेस के रूप में ये यूज होगा, यहाँ पर कोई वस्तु के रूप में प्रयोग होगा। तो स्पष्ट, उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा आप लोग को। और लास्ट इसका जो प्रयोग है कैन का, ये है फ्रेज के रूप में। तो ध्यान रखिए, कैन कांट हेल्प बिफोर, या इसका अर्थ होगा के बिना ये कोई काम को यानी कि के बिना रोक नहीं सकता। यानी यहाँ पर जैसा कि प्रयोग को समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे इसको प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट हेल्प प्लस बिफोर प्लस यहाँ पर अदर वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कांट हेल्प गोइंग देयर, इसका मतलब हुआ कि मैं वहाँ गए बिना नहीं रोक सकता। आई कांट हेल्प गोइंग देयर यानी मैं वहाँ गए बिना नहीं रोक सकता। इसी तरह ही कांट हेल्प लाफिंग, यानी ये कह रहा है कि मैं हंसे बिना नहीं रोक सकता। सी कांट हेल्प टॉकिंग टू सी हर, मैं यहाँ पर हर है तो यहाँ आई कर दीजिए। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू सी हर, यानी मैं उसे देखकर बात किए बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे हम लोग ये फ्रेजल यूज हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हम लोग ये तीन रूप में इसको पढ़े। एक तो हम लोग पहला जो फॉर्म था इसका जो मॉडल्स के रूप में था या मॉडल विभव के रूप में था, दूसरा जो नाउन के रूप में था जो मॉडल विभव में जब मॉडल विभव के रूप में था तो वो क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं का अर्थ देता था, जैसा कि हम लोग प्रयोग पढ़े उसका पूरा डिटेल। और जो मेन भाव के रूप में जो प्रयोग हुआ तो ये बंद करना या योग्य होना या सकना के अर्थ में होगा। और इसे किसी भी टेंस पर किसी भी पांचों फॉर्म पर हम बना सकते हैं यानी बदल सकते हैं। और नाउन के रूप में हुआ तो डिब्बा या कनस्तर या शौच घर या शौचालय भी कह सकते हैं हम लोग, और होता भी है इसका प्रयोग। तो ध्यान रखिए ये अर्थ हुआ। और फ्रेज के रूप में जो प्रयोग किए तो हमारा बिना रोक नहीं सकता, के बिना यानी कोई यहाँ क्रिया आएगा तो अब कोई वस्तु नहीं, ये नहीं कि राम के बिना नहीं रह सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्रिया के साथ ये प्रयोग होगा, क्रिया के बिना रोक नहीं सकता। यानी क्रिया क्या, जैसे किसी काम को करने, कहीं जाने, कहीं खाने बिना नहीं रख सकता, रोक सकता, कहीं मैं पढ़े बिना नहीं रोक सकता, मैं हंसे बिना नहीं रख सकता, मैं बोले बिना नहीं रोक सकता। तो ऐसे प्रयोग होता है। तो अब लास्ट हमारा एक यूज है जो कूड का। अब लास्ट ये कूड का प्रयोग बचा, इसमें ध्यान रखें जो कूड का प्रयोग है वो कैन का ही पास्ट रूप है। यानी कि कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए करते हैं, वहीं पर हमारा कूड का प्रयोग पास्ट के शारीरिक या मानसिक क्षमता या योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। इसमें आगे चलकर कुछ और भी हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान रखिए इसका भी आप बहुत सारे नए प्रयोग को सीखने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो आपके लिए नया होगा। पहला ध्यान रखेंगे कि इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं वाक्य में तो इसका हिंदी सेंस जो होता है वो क्रिया के साथ सकता था, क्रिया के साथ सकती थी और क्रिया के साथ सकते थे। यानी सकता था, सकती थी, सकते थे किसी क्रिया के साथ लगा होता है, या सका, सकी, सके। जैसे वह जा सकता था, वह इस काम को कर सकता था,
या वह इस काम को कर सका, वह जा सका। तो ध्यान रखिए, ऐसे इसके अर्थ में प्रयोग करते हैं। वहीं पर इसका हम लोग प्रयोग जो कूड का प्रयोग है, जैसा कि हम लोग कैन कूड प्लस V1 का प्रयोग कर कर ऐसे बातों को हम लोग इस अर्थ में दर्शाएंगे। तो वहीं पर हम लोग इसी के सेम अर्थ में सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके का प्रयोग हम लोग वॉज और वर प्लस एबल टू प्लस V1 की प्रयोग से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। यानी वॉज या वर प्लस एबल टू प्लस V1 बराबर होगा सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। वहीं पर आपको तीसरा एक नया प्रयोग मिलने वाला है, जो मिलता है तो शायद आपको मैनेज करने में या उसके समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें हम लोग इसी के सेम अर्थ में कूड प्लस V1 के सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, या उसके बदले में हम लोग पॉजिटिव सेंस में हम लोग मैनेज टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो ये समझिए, कूड का जो प्रयोग जब भी हम करते हैं इसका मॉड्यूल विभाग के रूप में, तो ये हमारा नेगेटिव सेंस देता है, और मैनेज हमेशा मैनेज टू प्लस V1 हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, जैसा कि मैं एक प्रयोग में आपको स्पष्ट करूंगा। और इसी का और चौथा जो प्रयोग है, यानी सेम अर्थ में, यानी इसी के अर्थ में कह सकते हैं, या इसके अर्थ में इसका प्रयोग सक्सीडेड इन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये भी अर्थ पॉजिटिव देता है। ध्यान रखिए, दो ये अर्थ है जो पॉजिटिव अर्थ देता है, यानी वाक्य में नेगेटिव अर्थ नहीं देता है, वो पॉजिटिव अर्थ देता है, और जो दो ये इसका प्रयोग है वो नेगेटिव अर्थ देता है। जैसे यदि हम कहें तो यूज में, जैसा कि जैसे आई कैन गेट अ जॉब, मैं एक जॉब पा सकता था या एक नौकरी पा सकता था। इट मीन्स ये इसका मतलब हुआ कि मैंने अभी तक मैं पा सकता था लेकिन पा नहीं पाया। यानी एक तो सेंस है कि वो पा सकता था, दूसरा है कि वो पा नहीं सका। मैं इस बोझ को या इतने वजन को या इतने वजन उठा सकता था, यानी कि उठा सकता था लेकिन उठा नहीं पाया। मैं उससे बात कर सकता था, मैं उसका जवाब दे सकता था, आई कुड आंसर हिम। तो ये सेंस ये बोल रहा है, यानी इसमें ये सेंस है कि वो किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं। और वहीं उसी के सेम अर्थ में इसका भी प्रयोग करेंगे, और इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसमें एक ही सेंस होगा, वो किसी काम को सफलतापूर्वक करने का। जैसे आई मैनेज टू गो देयर, या आई मैनेज टू गेट अ जॉब, यानी मैं जॉब पा लिया, यानी मैं जॉब पाने में कामयाब रहा। यानी इसमें ये नहीं बात कह रहा है कि वो जॉब नहीं पाया। इसी के सेम अर्थ में सक्सीडेड इन V4 का प्रयोग कर सकते हैं। आई सक्सीडेड इन गेटिंग अ जॉब, यानी मैं जॉब पाने में सफल रहा। यानी कि ये इससे जब कूड प्लस V1 से किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को, किसी काज को हम दर्शाते हैं तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी सेंस जुड़ा होता है, इससे भी वही बात होता है, और ये दोनों से पॉजिटिव सेंस होता है। यहाँ ध्यान रखिए, जैसा कि इसका भी प्रयोग हम लोग मेंटल और फिजिकल ही एबिलिटी को दर्शाते हैं, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिए, टू एक्सपीरियंस मेंटल या फिजिकल एबिलिटी इन पास्ट, यानी भूतकाल में जो मानसिक या शारीरिक क्षमता या योग्यता है उसे दर्शाने के लिए कूड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट के बाद जब करेंगे कूड तो V1 ही आएगा, मेन भाव के रूप में V1 ही आता है, अन्य कोई नहीं आता है। यदि कोई अन्य वर्ड आएगा जैसा कि हैड, तो ये अपने बाद में V3 लेगा, या B आएगा तो V3 या V4 लेगा, या पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो कूड इसके बाद बी का प्रयोग कर V3 लेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आई कुड गेट अ जॉब, मैं एक जॉब पा सकता था, यानी कि पा सकता था लेकिन वो पाया नहीं। इसी तरह सी कुड स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती थी, इसका मतलब है कि ये बोल नहीं सकी।
लेकिन ये बोलने की क्षमता इसको थी, ये बता रहा है। दे कुड डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर सकते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। तो इसी के स्थान पर यदि हम प्रयोग करें इनका यानी वॉज और वर का, तो सेम अर्थ देगा जैसा कि यहाँ पर देखिए कुड प्लस V1 बराबर वॉज और वर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वॉज वर का प्रयोग कर कर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि पास्ट को दर्शाते हैं कुड से, तो यहाँ पर पास्ट वॉज वर हो जाता है। तो ध्यान रखिए आई एग्जाम्पल के रूप में आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी इसका अर्थ हुआ कि वह है अंग्रेजी बोल सकता, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य था, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोल नहीं पाया। इसी तरह सी वॉज एबल टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने में सक्षम थे या योग्य थी, यानी कि वह इस काम को कर सकती थी, यानी कि वो कर नहीं पाई। अब हम कहना चाहते हैं कि ये काम को कर पाए, कर ली, यानी ये कह रहा कि कर नहीं पाई यानी करने के योग्य था, यानी सेंस है कि नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि सफलतापूर्वक कोई काम को कर लिया पास्ट में, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग मैनेज या सक्सीडेड जैसे वर्ड का प्रयोग हम लोग ऐसे सेंटेंस को पॉजिटिव दर्शाएंगे। तो पहले हम लोग मौलिक विभाग के रूप में स्पष्ट कर लें। तो यहाँ दो प्रयोग हम लोग सीख गए, अब यहाँ पर इसका और भी प्रयोग है उसको भी समझ ले, उसके बाद हम लोग मैनेज और सक्सीडेड का प्रयोग समझेंगे। अब इसका प्रयोग एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसका प्रयोग हम लोग आसानी से यानी कुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट को करने के लिए करते हैं, यानी हम इसका प्रयोग कैन जैसा कि हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते थे कैन से, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे, कर सकते हैं, तो कर सकते हैं इसका मतलब हुआ कि वो वहाँ पर पोलाइट का प्रयोग जरूर कर रहा है, लेकिन हम कैन का प्रयोग उतना ज़्यादा ये नहीं देंगे वैल्यू जितना कि हम कुड से प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर है कि इसका मतलब हुआ कि कुड का जब प्रयोग करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो कैन से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो इसका अर्थ होगा कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या कृपया, क्या आप कृपया, यहाँ पे कृपया का प्रयोग करेंगे ऊपर वाले में, क्या आप कृपया इस पत्र को पोस्ट कर सकते हैं, सॉरी पोस्ट कर सकते हैं की बात कह रहे हैं हम, ध्यान रखिए कि बात आपको यहाँ पर जो कुड का जो प्रयोग हो रहा है आपको ये प्रेजेंट का बोध करा रहा है, पास्ट का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पर हमारा जो कुड से जो प्रयोग ले रहा था मॉडल विभाग के रूप में, वो पास्ट के रूप में ले रहा था। अब यहाँ पर जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करने लगेंगे तो कुड इज यूज एज प्रेजेंट, तो उस समय कुड का प्रयोग प्रेजेंट की तरह प्रयोग करने लगेंगे। ध्यान रखिए ये अंतर है, इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं कि हम कब किस कंडीशन में किसको करें। तो ध्यान रखिएगा जब कुड का प्रयोग हम जब पोलाइट रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कैन से ज़्यादा इसकी पोलाइटनेस बढ़ जाती है करते हैं तो इस स्थिति में ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब हमारा इसका तीसरा जो प्रयोग ये एक और जो प्रयोग था जो फ्रेज के रूप में था जैसा कि कैन का था, तो पहले हम लोग इसको भी फ्रेज के रूप में भी पढ़ लें। तो ध्यान रखिए कुड ऑन प्लस हेल्प प्लस V4, यानी कुड में नॉट लगा दिए शॉर्ट में और हेल्प प्लस V4, तो इसका अर्थ होगा आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इसका मतलब हुआ कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर भी उसी तरह प्रयोग हो रहा है फ्रेजल के रूप में, यानी कि इसका मतलब सत्ता का अर्थ हुआ यहाँ पर पास्ट को बता रहा है, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका या मैं हंसे बिना नहीं रह सकता था, ये भी हम कर सकते हैं। सी कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर, यानी वह वहाँ गए बिना नहीं रह सकती थी। सी दे कैन कुड नॉट, यानी कुडोंट भी कर सकते हैं हेल्प मीटिंग हर,
यानी वह उससे मिले बिना नहीं रह सकती थी या नहीं रह सकी। तो ये पास्ट को दर्शा रहा है यहाँ पर। इसी तरह हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये सब ध्यान रखिए, ये मोड विभाव के रूप में ही है। ये कंडीशनल में क्या है कि जब दो सेंटेंस, कंडीशन जब भी प्रयोग होता है तो दो सेंटेंस के साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि दो सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो, पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट में हो और दूसरा सेंटेंस में यदि कैन जैसे वर्ड का प्रयोग करने वाले क्षमता यानी क्षमता को दर्शाना हो या किसी योग्यता को दर्शाना हो, तो वैसी स्थिति में कैन के बदले में कुड का प्रयोग करेंगे। और यदि पहला सेंटेंस कब करेंगे कुड, पहला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में हो तब उसको वहाँ दूसरे सेंटेंस को कुड से एक्सप्रेस करेंगे मानसिक क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए। और वहीं पर यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट हो तो दूसरा सेंटेंस को मानसिक स्थिति या क्षमता या कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, पावर को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देखिए, इफ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर, ये अनरियल एक फैक्ट भी कह सकते हैं इसको, या कंडीशन है अनरियल कंडीशन। तो ऐसे में हम लोग आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, आई ही के साथ वर का प्रयोग करेंगे, सी के साथ भी वर का प्रयोग करने लगेंगे। जैसे कि इफ आई वेयर अ पी, यदि मैं पीएम होता। इसी तरह हम कर सकते हैं इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता। तो ऐसा कंडीशन अनरियल कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो होना बहुत मुश्किल है, बहुत असक्षम है, यानी उतना होना संभव नहीं है, तो उसे अनरियल कंडीशन में इसको डालते हैं सेंटेंस को। कह रहे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आई कुड बाई एन एरोप्लेन, तो मैं एक हवाई जहाज खरीद लेता। यहाँ देखिए ये वर्ड जो है पास्ट में है, इसलिए कुड का प्रयोग किया। यदि कहते यहाँ पर इस एम आर यानी प्रेजेंट जैसे वर्ड का प्रयोग होता है, भाव का प्रयोग, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग कर हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पास्ट को बता रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर कुड का जरूर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बात छिपा हुआ है कि यह पास्ट है, इसलिए पास्ट को जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये दर्शा रहा है प्रेजेंट को। ये सोच रहा है कि मैं यदि ऐसा हो गया होता, यानी आज भी ऐसा हुआ रहता, यानी प्रधानमंत्री रहता या आज पहले से हो करके आज भी मैं उस पद पर रहता, तो इसलिए पहले से होने की बात करता है। तो इसलिए हम लोग पास्ट को दर्शाते हैं, यानी पास्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दर्शाता है प्रेजेंट को। तो कह रहे हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यानी अभी भी होता, पहले से आकर के अभी भी होता, तो मैं एक एरोप्लेन खरीद लेता। तो ध्यान रखें, ये देखने में पास्ट है, लेकिन ये भी प्रेजेंट को ही दर्शा रहा है। इसी तरह हम लोग कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी वैसा पॉसिबिलिटी जिसमें मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी या एबिलिटी का बोध हो। ध्यान देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन होता है छात्रों को कि हम लोग पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर यानी संभावना का प्रयोग करते हैं, में से भी करते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि फिर तो कुड और इसमें क्या अंतर है, हम लोग क्यों ना हम में का प्रयोग करें। तो ध्यान रखें, इसमें समस्या ये आता है और समस्या इतना गहरा है कि मैक्सिमम लोगों का ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। मोडुलरी भर पूरी तरह से यदि बात करें तो वहाँ पर एकदम क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन दूर रहेगा। तो यहाँ पर संभावना उस बात को दर्शा रहा है, यानी कि कुड का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए, यानी ऐसी चीजों की संभावना यानी क्रिया को संभावना दर्शाया जाता है जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता की संभावना हो। तो जैसे इट मे रेन यानी वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है मानसिक या शारीरिक क्षमता की बात आएगी। देखिए जैसे आई कुड हैव, और यहाँ पर पास्ट यानी पास्ट की, ध्यान रखिए पास्ट की मानसिक या शारीरिक क्षमता को दर्शाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे, सब्जी के बाद कुड का प्रयोग करेंगे और कुड के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, जो एक परफेक्ट की तरह काम करेगा, यानी वो काम हो जाने की बात कहेगा, यानी पूर्णतः पास्ट है। और उसके बाद हैव के बाद भी3 का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब को, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इसका मतलब है मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, यानी इसका मतलब हुआ कि
ये अपनी यानी कि कह सकते हैं इसको कि ये प्रश्न का उत्तर कब देगा, किस स्थिति में देगा, या यहाँ पर क्या व्यक्त कर रहा है, तो मानसिक मेंटल स्थिति को बता रहा है। यानी कि वो मेंटली इतना मजबूत है कि वो कह रहा है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। यानी कि ये यहाँ पर संभावना आपको दर्शा रहा है कि मैं ऐसा काम को कर सकता था। यहाँ पर और भी दे सकते हैं, शी कुड हैव स्पीक आंसर्ड में ईडी लगेगा, सॉरी यहाँ थोड़ा ईडी जोड़ दीजिएगा। आई कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, में इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। यहाँ कर सकते हैं शी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी बोल सकती थी। यानी कि यहाँ पर कोई संभावना दर्शा रहा है कि वो ऐसा कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। यहाँ भी निगेटिव बात छिपा हुआ है, तो ध्यान रखिए ये संभावना है मेंटल और फिजिकल काम को करने के लिए। और वहाँ पर हम लोग जो में से व्यक्त करेंगे वहाँ पर संभावना दर्शाएंगे, तो वहाँ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी नहीं आएगा, कार्य नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ निश्चित रूप में कन्फ्यूजन रहा होगा, वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग ध्यान रखें, इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं जो ये दोनों को, तो ध्यान रखें इसमें हम लोग जो प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार का हमारा कन्फ्यूजन, सॉरी इसमें किसी प्रकार का आपका निगेटिव बात नहीं रहेगा। जैसे यदि यहीं पर ले ले, यहाँ पर हालांकि एग्जाम्पल दिया है, जैसे कुड प्लस V1 बराबर माइनस 2 प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसी के सेम अर्थ में जरूर करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव सेंस लेगा, पॉजिटिव सेंस देगा, ये भी पॉजिटिव सेंस देगा। यानी दोनों में नेगेटिव सेंस नहीं आएगा। जैसा कि आई मेंटेन टू एस्केप, यानी मैं भागने में कामयाब रहा, यानी कि वो भाग चुका था। इसमें ये नहीं है कि मैं भाग नहीं सका। ऐसे यदि रहता तो आई कुड एस्केप, यानी कि मैं भाग सकता था, यानी कि भाग नहीं पाया। और यहाँ पर उसको क्लियर कर दिया कि वो भाग गया, यानी भागने में कामयाब हो गया। तो यहाँ पर ध्यान के मैनेज के बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, और यदि इसका प्रयोग करेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे, तो V4 का प्रयोग करेंगे। क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं, और टू भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर टू के बाद ज़्यादातर टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो V1 में आता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के अर्थ में, यानी मैनेज को यदि हटा करके सक्सीडेड का प्रयोग करेंगे तो आई सक्सीडेड, और उसके बाद इन का प्रयोग करेंगे, इन एस्केपिंग, यानी कि मैं भागने में कामयाब रहा। और भी दे सकते हैं ही सक्सीडेड इन गोइंग देयर, वह वहाँ जाने में कामयाब रहा। दे सक्सीडेड इन मीटिंग है, यानी कि वे लोग उससे मिलने में सफल रहे या कामयाब रहे। तो ऐसे ध्यान रखें, ये दोनों पॉजिटिव सेंस देता है और ये दोनों से निगेटिव सेंस को व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और इसका जो प्रयोग है, वो लास्ट जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को बनाते समय। तो मैंने यहाँ आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यदि यहाँ पर पास्ट हो, यहाँ पर पहला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बताया था कि यदि पास्ट होता है तो पास्ट यदि सेंटेंस पहला होगा तो दूसरा भी सेंटेंस पास्ट होगा। तो वही काम यहाँ भी करना है आपको कि पहला पास्ट होना चाहिए। जैसे ही सेड, यानी इनडायरेक्ट, यहाँ दर्शा सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच, यानी पुट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा कैन है जो प्रेजेंट में है, और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो है ये पास्ट में है। तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट में है,
यहाँ पर दोनों को अलग अलग सेंटेंस में रखा गया है कॉमा दे करके, इसलिए एक प्रेजेंट है, एक पहला पास्ट है और एक प्रेजेंट में है। जब हम दोनों को एक में मिलाएंगे यानी ट्राई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे किसी एक कंजक्शन का प्रयोग कर कर, तो दोनों पास्ट में होना जरूरी है। यानी पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा, पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट होता तो ये भी प्रेजेंट होता। ये दोनों अलग अलग था इसलिए एक पास्ट में एक प्रेजेंट में रहा। यदि दोनों को एक साथ जोड़े रहते या जुड़ा हुआ होता तो ये प्रेजेंट इसको भी प्रेजेंट रहना चाहिए था, तभी ये कैन प्रेजेंट में भाव के रूप में हुआ। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये डायरेक्ट स्पीच हुए, डीएस में डायरेक्ट स्पीच, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखें ही टूल का प्रयोग करेंगे। और टू यानी सेट को हटाते हैं तो टूल करते हैं, ऐसा रूल्स है। और टू को हटा देते हैं क्योंकि टूल अपने बाद टू नहीं लेता है। और मी डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैड का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, सॉरी ही है, तो यहाँ भी ही होगा। हाँ कैन बदल जाएगा कूड में क्योंकि ये पास्ट टेंस में हो गया, मैंने पहले ही बताया ये पास्ट है तो इधर भी भाव पास्ट में होगा। और स्पीक इंग्लिश, ध्यान रखिए ये भी पास्ट तो ये भी पास्ट में हुआ। ऐसा दोनों को इसलिए किया गया कि दोनों को एक सेंटेंस में जोड़ा गया, दोनों को कंबाइन किया गया। ये दोनों अलग अलग था इसलिए पास्ट था, ये प्रेजेंट था। तो ध्यान रखिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। जब कैन रहता है तो उसे कूड में बदल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जैसे शेयर करना ना भूलें। Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the usage of can and could of modal auxiliary verbs. यानी आज मैं modal auxiliary verbs के can तथा could के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोग can तथा could के ऐसे बारीकी से बारीकी प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे जो शायद ही इसके पहले स्पष्ट किए हों। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसके डिटेल प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान रखिए कि इसमें जो डिटेल प्रयोग हैं, तो ध्यान रखिए इसमें कैन का जो प्रयोग है वो चार तरीका से प्रयोग किया जाता है। पहला कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में, जिसको आप मॉडल्स भी कह सकते हैं। दूसरा मेन वर्ब के रूप में। तीसरा नाउन के रूप में। और चौथा फ्रेज के रूप में, यानी फ्रेजल भी कह सकते हैं, यानी फ्रेजल के रूप में। तो पहले हम लोग समझ लें कि इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल्स के रूप में क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले हम लोग अर्थ के हिसाब से समझ लें, उसके बाद हम लोग प्रयोग को सीखेंगे। तो पहला जो प्रयोग है मॉडल्स के रूप में, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा क्रिया के साथ ये सकता है, क्रिया के साथ सकती है या क्रिया के साथ सकते हैं लगा होता है। यानी जब कैन के बाद में हम लोग भी1 का प्रयोग करेंगे तो किसी क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं का सेंस रखते हैं। अब वो क्रिया आने पर वो अपना करने के जगह पर कोई और जो जिस काम को करता है वहां पर प्लेस हो जाता है। यानी जैसा कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो यहाँ पर करना डू आया इसलिए करना का सेंस आया। यहीं पर डू के जगह पर हमारा दूसरा कोई वर्ड आता मेन वर्ब के रूप में, जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर मेन वर्ब के अनुसार वहाँ पर अपना रूप सकना और सकनी, सकता है, ये सकती है और सकते हैं अपना एडजस्ट करते रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ दिया कि क्रिया के साथ या क्रिया के जस्ट बाद यहाँ पर सकता है, सकती है, सकते हैं लगा होता है। दूसरा इसका जो प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में है। तो ध्यान रखिए
मेन वर्ब के रूप में आप कभी इसका प्रयोग नहीं पढ़े होंगे। तो पहला इसमें स्पष्ट ये बात है कि इसका अर्थ बंद करना, यानी किसी डिब्बे में बंद करने के सेंस में इसका प्रयोग होता है। जब हम इसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका 5 फॉर्म बन जाता है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V1 में कैन ही होता है, जैसा कि हमारा मोडोगिली वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग किया जाता है केवल, उसी तरह V1 ये कैन होता है। V2 के रूप में कैंड हो जाता है, CANNED, और V3 भी वही सेम होता है, CANNED, कैंड ही होता है। V4 में CANNING, कैनिंग का प्रयोग होता है, और V5 में इसका रूप जो होता है उसी तरह हम लोग एस लगा देते हैं, यानी कैंस हो जाता है। और ये अपना अर्थ जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने लगेगा वाक्य में, तो वहाँ पर अर्थ या तो बंद करना के अर्थ में देगा, या डिब्बे में कोई चीज़ों को बंद करने के सेंस में देगा, या युग होने के अर्थ में देगा, या किसी काम को करने में सक्षम होने यानी सकना के अर्थ में प्रयोग होगा। इसी तरह हमारा तीसरा इसका प्रयोग है जो नाउन के रूप में है। ये भी प्रयोग आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें आप एक अपने प्रैक्टिकल जीवन में जरूर यूज के रूप में यानी प्रयोग करते होंगे आप लोग। ध्यान रखिए, जैसे कैन, जैसे हम लोग किसी दूध का कैन होता है तो उसे यानी किसी डब्बा को हम लोग कैन कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ये आप प्रयोग आप करते रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आप इसके स्पष्ट रूप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये वाला कैन या कोई और कैन है। तो ध्यान रखिए, यही कैन है जिसको हम लोग डिब्बा जिसको कहते हैं, जैसा कि दूध वाले डिब्बा होता है, या किसी अन्य तेल का भी कैन हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ हम यदि बंद करने के सेंस में यानी बंद करने वाला किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं डिब्बे के रूप में, तो कैन हो जाता है। और इसका अर्थ कनस्तर होता है, वही डिब्बा ही होता है। कनस्तर का भी दूसरा सिनोनिम्स के रूप में नाम। और इसका एक और आपको चौंकेंगे इस नाम सुनकर कि इसका अर्थ शौच घर भी होता है, या शौचालय कहें या शौच घर भी कह सकते हैं। जैसे आप कोई कहता है कि ही वेंट टू कैन, यानी वह शौच घर गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैन का अर्थ यहाँ पर नाउन के रूप में शौच घर भी होता है। अगला और लास्ट जो इसका यूज है, जिसमें फ्रेज या फ्रेजल के रूप में भी प्रयोग होता है, तो कांट हेल्प यानी कैन नॉट यहाँ पर है, उसके बाद हेल्प प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। ये अपना एक फ्रेज के रूप में प्रयोग होता है। जब भी हम लोग इसको फ्रेज के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये तीनों इंक्लूड आता है, यानी यहाँ पर ये दोनों फिक्स रहता है, कैन नॉट और हेल्प, और यहाँ पर V4 के रूप में जो मेन वर्ब वहाँ आएगा वो वहाँ पर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जैसा कि ये क्रिया यानी V4 यहाँ है, तो वही क्रिया यहाँ पर हिंदी में आएगा। तो क्रिया के साथ यहाँ हम लोग लगाएंगे बिना रोक नहीं सकता हूँ, यानी जैसे किसी चीज़ के बिना यानी किसी कार्य को किए बिना रोक नहीं सकता हूँ। जैसे जैसा कि या और भी जान लीजिए पहले कि क्रिया के साथ बिना रोक नहीं सकती है, क्रिया के साथ बिना रोक नहीं सकते हैं। जैसे मैं हंसे बिना रोक नहीं सकता हूँ, मैं वहाँ गए बिना नहीं रोक सकता हूँ, मैं इसे खाए बिना नहीं रोक सकता हूँ या रह सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है आपका फ्रेजल यूज कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके इसे प्रयोग को पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में। इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहें या मॉडल्स कहें, दोनों एक ही बात है। ध्यान रखिए, तो पहला जो प्रयोग है कि ये कैन का प्रयोग जो होता है हमारा मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कैन यूज टू शो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर। तो ध्यान रखिए, मेंटल मीन मानसिक होता है और फिजिकल मीन शारीरिक होता है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता, और पावर मीन्स जानते हैं आप शक्ति होता है। तो इन जब भी हम लोग किसी शक्ति की बात करते हैं, किसी
चाहे वो शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर कर कोई काम को करे या मानसिक यानी माइंड का प्रयोग कर कर किसी काम को करे या किसी प्रकार की पावर यदि मिला हो उसका प्रयोग कर कर कोई काम को करे, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो जब हम ये मोडलिटी वर्ब के रूप में जब कैन का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद कैन आता है, उसके बाद मेन वर्ब, एमवी का मतलब मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो स्पष्ट समझ लीजिए, कैन जब भी मोडलिटी वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो अपने बाद मेन वर्ब को लेगा और मेन जो वर्ब होगा वो हमेशा V1 में ही रहेगा, V1 में ही होगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट के रूप में यह वर्ड का प्रयोग किया जाएगा नाउन या प्रोनाउन को। जैसा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये किस माध्यम से बोल सकते हैं? इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जब भी अंग्रेजी बोलते हैं तो हम लोग अपने माइंड का प्रयोग कर बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट इसमें बात ये सेंस है कि ये मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है या कैपेसिटी को दर्शा रहा है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। सी कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकती है। दे कैन लिफ्ट इट, वे लोग इसे उठा सकते हैं। तो ये शारीरिक क्षमता हुआ, ध्यान रखिए, यानी शरीर से उठाएंगे। तो यहाँ पर उसी तरह सी कैन डू दिस वर्क, यानी शरीर से हम लोग कोई काम को करते हैं तो ये कह रहा है कि वह इस काम को कर सकती है। उसी तरह सी कैन सोल्व दिस सम, यानी कह रहा है कि वह है इस सम को, सम का मतलब प्रश्न भी कह सकते हैं या किसी हिसाब को भी बात कर सकते हैं या किसी जोड़ भी कर सकते हैं, यानी वह इस हिसाब को या इस प्रश्न को सोल्व कर सकता है। यानी कि वहाँ यहाँ मेंटल एक्टिविटी की बात हुआ, माइंड का काम है यहाँ पर सोल्व करने में। और लास्ट जो एग्जांपल है, आई कैन एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, यानी मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर सकता हूँ। यानी हियर दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस पावर, यानी यहाँ पर सेंटेंस जो पावर को शो करा रहा है कि मैं अंदर यानी एग्जामिनेशन हॉल में जा सकता हूँ। तो ये आपका एक्चुअली यहाँ पर कैन का जब भी प्रयोग करें तो हम लोग मेंटल या फिजिकल एबिलिटी या पावर को ही मुख्यतः दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे कैन का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट भी करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्रश्न सूचक शब्द से हम लोग कोई बातों को पोलाइट यानी किसी काम को करने के लिए हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे, इसका मतलब या कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे अच्छे मोडल वर्ब्स में यानी मोडल वर्ब्स हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इसका कैन का प्रयोग कर हम रिक्वेस्ट को या पोलाइट रिक्वेस्ट को न दर्शाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एक जैसा ही है, जो कभी इससे भी दर्शाने के लिए बताया गया है बुक्स में, कैन से भी कुछ और भी मॉडल वर्ब्स हैं उससे भी दर्शाने के लिए, कुड से भी दर्शाने के लिए कहा गया है, और भी बहुत सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको कहा गया है दर्शाने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग किससे अपनी पोलाइट रिक्वेस्ट को या रिक्वेस्ट को दर्शाएं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर मैं स्पष्ट एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और पावर को ही दर्शाने में कहीं इसका प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसका दूसरा जो प्रयोग है जो बी नंबर पर है, हम लोग ए नंबर का प्रयोग कर कर यहाँ पर यूज को पढ़े। अब बी नंबर का प्रयोग कर कर पढ़ रहे हैं, टू एक्सप्रेस फ्यूचर मेंटल और फिजिकल एबिलिटी। यह ध्यान रखिए, अब हम लोग इसको चाहें तो हम लोग भविष्य के भी अपने कार्य को जो अपने शारीरिक या मानसिक स्थिति से करने वाले हैं उसे दर्शा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे स्थिति में इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद मेन मॉडल वर्ब का V1 रूप होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ भी हम लोग V1 का ही प्रयोग किए।
कैन के बाद उसी तरह यहाँ भी V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर ये फ्यूचर को दर्शाने वाला जब कोई कार्य होगा, यानी क्षमता या और मेंटल एक्टिविटी जो होगा, तो यहाँ पर कोई फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, जो फ्यूचर को दर्शाने वाला कोई वर्ड आना चाहिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम। तो यानी कि यहाँ पर फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड ये सब कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, आई कैन डू इट टुमारो, यानी इसका मतलब हो कि मैं कल इस काम को कर सकता हूँ, यानी कि वो आज काम करने की बात नहीं कह रहा है। ये भी बात समझ लीजिए कि कैन जो प्रयोग होता है मॉडल वर्ब के रूप में, तो ये हमेशा यहाँ पर यदि फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम का प्रयोग न किया जाए तो ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है, यानी प्रेजेंट एक्टिविटी को ही दर्शाता है। यहाँ पर हम टाइम को जोड़ दिए, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर एक्टिविटीज़ को दर्शा रहा है, यानी ऐसा एक्टिविटीज़ जो मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज से या कैपेसिटी से रिलेटेड हो। तो स्पष्ट हो गया। अब हम लोग इसका एक और प्रयोग थोड़ा पढ़ेंगे, जो यहाँ पर यदि हम कैन और V1 का प्रयोग करते हैं, कैन यानी नेक्स्ट जो प्रयोग है वो कैन प्लस V1 का यदि प्रयोग कर लेते हैं, और इसका मतलब होता है इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। मैंने पहले ही बताया कि ये प्रेजेंट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिए, इज एम आर, और उसके बदले में यानी कह सकते हैं कैन प्लस V1 का जो सिनोनिम्स होता है वो इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 होता है। V1 का मतलब यहाँ मेन वर्ब का पहला रूप। स्पष्ट हो गया। कैन प्लस V1 बराबर क्या होता है, यानी कि इसका जो सिनोनिम्स होगा इज एम आर के बाद एबल टू प्लस V1 लगा देंगे, तो वही बात कहेगा जो कैन प्लस V1 से दर्शा रहे थे। जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, यही बात को हम लोग इज एम आर प्रयोग कर एबल टू प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम, आई के साथ एम होता है, ही रहता तो इज होता, दे रहता तो आर होता है। तो आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल, इसका भी मतलब हुआ कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, यानी ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। अब जो एक और हम लोग इसका यूज सीख लें, जो मॉडल वर्ब के रूप में ही है, जो कैन प्लस V1 के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब को, तो इसके बाद यानी उसी वाक्य में जो फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम जो आया था, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ फ्यूचर टाइम डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो कैन प्लस V1 प्लस फ्यूचर टाइम सेंटेंस में कहीं भी दिखता है तो ध्यान रखिए, उसके बदले में हम भी ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, सेल प्लस विल प्लस बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम, यानी जस्ट लाइक हमारा कैन प्लस V1 का प्रयोग जैसे प्रेजेंट में कर रहे थे, और उसके बदले में हम लोग इज एम आर एबल टू प्लस V1 सिनोनिम्स के रूप में सेम अर्थ बताने वाला वर्ड का प्रेजेंट में प्रयोग कर दिए, इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। तो उसी प्रकार हम फ्यूचर को भी दर्शाने के लिए जो टाइम यहाँ पर दिए हैं, तो हम कैन को यदि हटा देते हैं तो इसके बदले में सेल या विल का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ V1 के रूप में वही वर्ड रहेगा जो मेन वर्ब के रूप में रहेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा और फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम रहेगा। जैसा कि देखिए, आई सेल, आई के साथ सेल होता है, बी एबल टू प्ले फुटबॉल टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, यानी मैं कल फुटबॉल खेल सकता हूँ। ये यहाँ पर सेल विल का जरूर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी उसी का सेंस बता रहे हैं, यानी कल कह दिया तो ये ऐसे लग रहा है कि प्रेजेंट को दर्शा रहा है, लेकिन ये दर्शा रहा है फ्यूचर को। यानी इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि मैं कल फुटबॉल खेलने के योग्य हो जाऊंगा, यानी मैं कल फुटबॉल खेल सकूंगा।
तो ये बता रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, इस तरह से हम लोग मोडल विभाव के रूप में प्रयोग करते हैं, और इतना से ज़्यादा हम लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है मोडल विभाव के रूप में। इतना ही से हमें किसी एग्जाम में बैठेंगे तो किसी भी एग्जाम में इतना ही या इसी से संबंधित इससे क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेन भाव के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मेन भाव के रूप में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं V1 के रूप में, और कैन में एस जोड़कर V5 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और कैन में ईडी जोड़कर V3 के रूप में या V2 के रूप में कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद कोई वर्ड आता है तो या तो V1 आता है तो V5 आता है, नहीं तो V2 आता है, इसलिए इसे V3 नहीं माना जाएगा। ऐसे कैन में कैन और कैन दोनों भी यानी दोनों एक जैसा है, यानी V2 भी कैंडी होता है, V3 भी कैंडी होता है। इसके पहले यदि हैज हैव या हैड लगा रहे तो कैंड आए तो V3 के रूप में माना जाएगा, और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यदि कैंड आए तो उसे V2 के रूप में समझा जाएगा। तो यहाँ देखिए जो प्रयोग हुआ है मेन भाव के रूप में वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किए हैं, और या तो एक्जुअली वर्ब के बाद में भी हम कर सकते हैं। जैसे आई कैन ऑल द मिल्क टू से, यानी इसका मतलब हो कि मैं, कैन का यहाँ अर्थ क्या हुआ, बंद करना या डिब्बे में बंद करना या युग होना या सकना, जैसा सेंटेंस होगा उसके सेंस के आधार पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ हुआ कि मिल्क है तो ये कह रहा है कि वह बेचने के लिए दूध को यानी सभी दूध को डिब्बे में बंद कर करती है। तो यहाँ कैन का अर्थ है बंद करना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर यहाँ पर दिया गया है। यानी जब यानी जब ये मेन भाव के रूप में होगा तो हम किसी भी टेंस पर इसे किसी फॉर्म में बदल कर प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि 5 फॉर्म में हम लोग बदले हैं। टेंस में जब भी प्रयोग होता है तो टेंस पूरे 5 ही फॉर्म के आधार पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें दूसरा, तो ही कैन्स यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए कैन बेस लगा दिए, V5 सिंगुलर होता है। ही कैन्स ऑल द मिल्क टू सेल, कह रहा है कि वह है सभी दूध या वह है बेचने के लिए सभी दूध बंद कर चुकी है या डिब्बे में बंद कर चुकी है या डिब्बे में रख चुकी है, सॉरी रखती है, सॉरी चुकी है नहीं है, यहाँ पर है जहर के बाद भी है तब होगा, यानी वह है बेचने के लिए सभी दूध डिब्बे में बंद करती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द यहाँ पर दे कैन ऑल द मिल्क टू सेल, यहाँ पर हुआ कि वे लोग बेचने के लिए सभी दूध को बंद कर दिए थे या बंद करते थे, यहाँ पर या डिब्बे में बंद किए थे। तो यहाँ पर हमारा कैन ये V2 के रूप में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट टेंस पे या ये ई लगाते हैं क्रिया में या तथा तिथि लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा वे लोग बेचने के लिए सभी दूध डिब्बे में बंद कर दिए या बंद कर देते थे। यहाँ पर मेन भाव के रूप में हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि कोई प्रश्न करे तो हु कैन डू दिस वर्क, इस काम को कौन कर सकता है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आई कैन। यदि कोई कहे कि इस काम को कौन कर सकता है या अंग्रेजी कौन बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो वहाँ पर केवल आपको प्रयोग कर सकते हैं आई कैन, मैं मीन्स मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर करने की बात है तो यहाँ पर करना होगा। यदि यहाँ पर रहता कि हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल सकता है, तो यहाँ पर आई कैन बोलते हैं तो वहाँ पर सेंस रहता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ भी जो प्रयोग है एक प्रकार का मेन भाव के रूप में ही प्रयोग किया गया है इसका, तो ये मेन भाव के रूप में है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको बहुत सारे ऐसे बारीकी को बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आप पढ़े हों और आपको दिखता भी होगा, और साथ ही इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाएं अपने मित्रों को, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और पूरे यूट्यूब पर इतने डिटेल शायद ही आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा। नेक्स्ट नाउन के रूप में यहाँ देखें तो यहाँ कैन
सब्जेक्ट जब नाउन के रूप में जब किसी वर्ड को प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि वाक्य का सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता के रूप में जो किसी भाव के पहले आता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि मेन भाव के बाद आता है, और कॉम्प्लीमेंट जो इज एम आर के रूप में प्रयोग होता है, यानी सॉरी इज एम आर के बाद प्रयोग होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी इज एम आर के बाद में भाव को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ड आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में मैंने प्रयोग किया है, जैसे आई कैन अ कैन वॉज लेइंग देयर, ये इसका मतलब हुआ, यहाँ पर कैन का मतलब हुआ एक कैन, जो कैन का मतलब डब्बा, एक डब्बा वहाँ पड़ा था। तो यहाँ पर डब्बा का सेंस आया, यानी डब्बा के अर्थ में प्रयोग किए और ये सब्जेक्ट के रूप में कर दिया। और ऐसे भी ए का प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग है, ए आर्टिकल है, और किसी आर्टिकल का प्रयोग किसी वर्ड के जस्ट पहले हो तो समझिएगा कि वो वर्ड यानी आर्टिकल के जस्ट बाद वाला वर्ड वो नाउन ही होगा। दूसरा, आई बॉट अ वाटर कैन, यहाँ पर आई बॉट वाटर कैन, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर कैन को लाया, वाटर यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैंने एक वाटर कैन को खरीदा। तो यहाँ पर वाटर कैन यानी पानी वाला डब्बा, यानी पानी पीने वाला डब्बा होगा, या पानी वाला डब्बा कहिए उसको, या पानी रखने वाला डब्बा उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी नाउन के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो यहाँ पे देखिए ही ड्रिंक, यानी वो वे पी लिए अ कैन ऑफ मिल्क, एक कैन दूध, यानी वे या वह है एक कैन दूध पी लिया। बड़े होंगे तो पी लिए कहेंगे, छोटा होगा तो पी लिया कहेंगे। तो यहाँ पर भी कैन का प्रयोग नाउन के रूप में है, और आर्टिकल देखिए प्रयोग हुआ है, आर्टिकल के जस्ट बाद कोई वर्ड आता है तो नाउन आता है। यहाँ भी देखिए आई हैव अ कैन, मेरे पास एक कैन है, यानी कैन का मतलब क्या, यानी एक डिब्बा है या डब्बा है या कनस्तर है, यानी किसी चीज को रखने वाला। अब ये भी कह सकते हैं, आपको एक और चीज है जैसे शौचघर, जैसे कह सकते हैं जैसे आई वांट टू गो टू कैन, यदि लिखा हो तो इसका मतलब है कि मैं कैन यानी कि शौच घर जाना चाहता हूँ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कैन जो प्रयोग हुआ है ये शौच घर के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर यदि कहेंगे हम रखना या डिब्बा के अर्थ में तो यहाँ सेंस नहीं अच्छा लगेगा। जैसे आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू गो मैंने जाना, तो कहाँ जाना चाहते हैं, डिब्बा जाना चाहते हैं तो डिब्बा जा नहीं सकते, डिब्बा वाली सेंस यहाँ पर लगेगा नहीं, बेतु का सेंस आया। कनस्तर जा रहे हैं, ये भी सेंस नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि वह यानी मैं शौच घर जा रहा हूँ, यानी एक यहाँ प्लेस के रूप में ये यूज होगा, यहाँ पर कोई वस्तु के रूप में प्रयोग होगा। तो स्पष्ट, उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा आप लोग को। और लास्ट इसका जो प्रयोग है कैन का, ये है फ्रेज के रूप में। तो ध्यान रखिए, कैन कांट हेल्प बिफोर, या इसका अर्थ होगा के बिना, ये कोई काम को यानी कि के बिना रोक नहीं सकता, यानी यहाँ पर जैसा कि प्रयोग को समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे इसको प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट हेल्प प्लस बिफोर प्लस यहाँ पर अदर वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कांट हेल्प गोइंग देयर, इसका मतलब हुआ कि मैं वहाँ गए बिना नहीं रोक सकता। आई कांट हेल्प गोइंग देयर, यानी मैं वहाँ गए बिना नहीं रोक सकता। इसी तरह ही कांट हेल्प लाफिंग, यानी ये कह रहा है कि मैं हंसे बिना नहीं रोक सकता। सी कांट हेल्प टॉकिंग टू सी हर, मैं यहाँ पर हर है तो यहाँ आई कर दीजिए। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू सी हर, यानी मैं उसे देखकर बात किए बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे हम लोग ये फ्रेजल यूज हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हम लोग ये तीन रूप में इसको पढ़े। एक तो हम लोग पहला जो फॉर्म था इसका जो मॉडल्स के रूप में था या मॉडल विभव के रूप में था, दूसरा जो नाउन के रूप में था जो मॉडल विभव में जब मॉडल विभव के रूप में था तो वो क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं का अर्थ देता था।
जैसा कि हम लोग प्रयोग पढ़े उसका पूरा डिटेल। और जब मेन भाव के रूप में जो प्रयोग हुआ तो ये बंद करना या योग्य होना या सकना के अर्थ में होगा, और इसे किसी भी टेंस पर किसी भी पांचों फॉर्म को हम बना सकते हैं यानी बदल सकते हैं। और नाउन के रूप में हुआ तो डिब्बा या कनस्तर या शौच घर या शौचालय भी कह सकते हैं हम लोग, और होता भी है इसका प्रयोग, तो ध्यान रखिए ये अर्थ हुआ। और फ्रेज के रूप में जो प्रयोग किए तो हमारा बिना रोक नहीं सकता, के बिना यानी कोई यहाँ क्रिया आएगा तो अब कोई वस्तु नहीं, ये नहीं कि राम के बिना नहीं रह सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्रिया के साथ ये प्रयोग होगा, क्रिया के बिना रोक नहीं सकता, यानी क्रिया क्या, जैसे किसी काम को करने, कहीं जाने, कहीं खाने बिना नहीं रख सकता, रोक सकता, कहीं मैं पढ़े बिना नहीं रोक सकता, मैं हंसे बिना नहीं रख सकता, मैं बोले बिना नहीं रोक सकता, तो ऐसे प्रयोग होता है। तो अब लास्ट हमारा एक यूज है जो कूड का। अब लास्ट ये कूड का प्रयोग बचा, ये इसमें ध्यान रखें, जो कूड का प्रयोग है वो कैन का ही पास्ट रूप है, यानी कि कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए करते हैं, वहीं पर हमारा कूड का प्रयोग पास्ट के शारीरिक या मानसिक क्षमता या योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। इसमें आगे चलकर कुछ और भी हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान रखिए इसका भी आप बहुत सारे नए प्रयोग को सीखने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो आपके लिए नया होगा। पहला ध्यान रखेंगे कि इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं वाक्य में तो इसका हिंदी सेंस जो होता है वो क्रिया के साथ सकता था, क्रिया के साथ सकती थी और क्रिया के साथ सकते थे, यानी सकता था, सकती थी, सकते थे किसी क्रिया के साथ लगा होता है, या सका, सकी, सके, जैसे वह जा सकता था, वह इस काम को कर सकता था, या वह इस काम को कर सका, वह जा सका। तो ध्यान रखिए ऐसे इसके अर्थ में प्रयोग करते हैं। वहीं पर इसका हम लोग प्रयोग जो कूड का प्रयोग है, जैसा कि हम लोग कैन कूड प्लस V1 का प्रयोग कर ऐसे बातों को हम लोग इस अर्थ में दर्शाएंगे। तो वहीं पर हम लोग इसी के सेम अर्थ में सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके का प्रयोग हम लोग वॉज और वर प्लस एबल टू प्लस V1 की प्रयोग से भी हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी वॉज या वर प्लस एबल टू प्लस V1 बराबर होगा सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। वहीं पर आपको तीसरा एक नया प्रयोग मिलने वाला है, जो मिलता है तो शायद आपको मैनेज करने में या उसके समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होता है। तो ध्यान रखिए इसमें हम लोग इसी के सेम अर्थ में कूड प्लस V1 के सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, या उसके बदले में हम लोग पॉजिटिव सेंस में हम लोग माइनस 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं तो ये समझिए, कूड का जो प्रयोग जब भी हम करते हैं इसका मॉड्यूल विभाग के रूप में, तो ये हमारा निगेटिव सेंस देता है, और मैनेज हमेशा माइनस 2 प्लस V1 हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, जैसा कि मैं प्रयोग में आपको स्पष्ट करूंगा। और इसी का और चौथा जो प्रयोग है, यानी सेम अर्थ में, यानी इसी के अर्थ में कह सकते हैं, या इसके अर्थ में इसका प्रयोग सक्सीडेड इन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये भी अर्थ पॉजिटिव देता है। ध्यान रखें दो ये अर्थ है जो पॉजिटिव अर्थ देता है, यानी वाक्य में नेगेटिव अर्थ नहीं देता है, वो पॉजिटिव अर्थ देता है, और जो दो ये इसका प्रयोग है वो नेगेटिव अर्थ देता है। जैसे यदि हम कहें तो यूज में जैसे आई कैन गेट अ जॉब, मैं एक जॉब पा सकता था या एक नौकरी पा सकता था। इट मीन्स ये इसका मतलब हुआ कि मैंने अभी तक मैं पा सकता था लेकिन पा नहीं पाया, यानी एक तो सेंस है कि वो पा सकता था, दूसरा है कि वो पा नहीं सका। मैं इस बोझ को या इतने वजन को या इतने वजन उठा सकता था, यानी कि उठा सकता था लेकिन उठा नहीं पाया। मैं
उससे बात कर सकता था, मैं उसका जवाब दे सकता था, आई कुड आंसर हिम। तो ये सेंस ये बोल रहा है, यानी इसमें ये सेंस है कि वो इस किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं। और वहीं उसी के सेम अर्थ में इसका भी प्रयोग करेंगे, और इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसमें एक ही सेंस होगा, वो किसी काम को सफलतापूर्वक करने का। जैसे आई मैनेज टू गो देयर, या आई मैनेज टू गेट अ जॉब, यानी मैं जॉब पा लिया, यानी मैं जॉब पाने में कामयाब रहा। यानी इसमें ये नहीं बात कह रहा है कि वो जॉब नहीं पाया। इसी के सेम अर्थ में सक्सीडेड इन विफो का प्रयोग कर सकते हैं, आई सक्सीडेड इन गेटिंग अ जॉब, यानी मैं जॉब पाने में सफल रहा। यानी कि ये इससे जब कुड प्लस V1 से किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य किसी कार्य को हम दर्शाते हैं तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी सेंस जुड़ा होता है, इससे भी वही बात होता है, और ये दोनों से पॉजिटिव सेंस होता है। ध्यान देना प्लीज। जैसा कि इसका भी प्रयोग हम लोग मेंटल और फिजिकल की एबिलिटी को दर्शाते हैं, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिए, टू एक्सपीरियंस मेंटल या फिजिकल एबिलिटी इन पास्ट, यानी भूतकाल में जो मानसिक या शारीरिक क्षमता या योग्यता है उसे दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट के बाद जब करेंगे कुड तो V1 ही आएगा, मेन वर्ब के रूप में V1 ही आता है, अन्य कोई नहीं आता है। यदि कोई अन्य वर्ड आएगा जैसा कि हैड तो ये अपने बाद में V3 लेगा, या बी आएगा तो V4 या V4 लेगा, या पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो कुड इसके बाद बी का प्रयोग कर V3 लेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आई कुड गेट अ जॉब, मैं एक जॉब पा सकता था, यानी कि पा सकता था लेकिन वो पाया नहीं। इसी तरह सी कुड स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती थी, इसका मतलब है कि ये बोल नहीं सकी लेकिन ये बोलने की क्षमता इसको थी, ये बता रहा है। दे कुड डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर सकते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। तो इसी के स्थान पर यदि हम प्रयोग करें इनका, यानी वॉज और वर का, तो सेम अर्थ देगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, कुड प्लस V1 बराबर वॉज और वर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वॉज वर का प्रयोग कर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट को दर्शाते हैं कुड से, तो यहाँ पर पास्ट वॉज वर हो जाता है। तो ध्यान रखिए, आई एग्जाम्पल के रूप में आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी इसका अर्थ हुआ कि वह है अंग्रेजी बोल सकता, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य था, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोल नहीं पाया। इसी तरह सी वॉज एबल टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने में सक्षम थी या योग्य थी, यानी कि वह इस काम को कर सकती थी, यानी कि वो कर नहीं पाई। अब हम कहना चाहते हैं कि ये काम को कर पाए, कर ली, यानी ये कह रहा कि कर नहीं पाई, यानी करने के योग्य था, यानी सेंस है कि नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि सफलतापूर्वक कोई काम को कर लिया पास्ट में, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग मैनेज या सक्सीडेड जैसे वर्ड का प्रयोग हम लोग ऐसे सेंटेंस को पॉजिटिव दर्शाएंगे। तो पहले हम लोग मौलिक विभाग के रूप में स्पष्ट कर लें। तो यहाँ दो प्रयोग हम लोग सीख गए, अब यहाँ पर इसका और भी प्रयोग है उसको भी समझ ले, उसके बाद हम लोग मैनेज और सक्सीडेड का प्रयोग समझेंगे। अब इसका प्रयोग एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसका प्रयोग हम लोग आसानी से यानी कुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट को करने के लिए करते हैं। यानी हम इसका प्रयोग कैन, जैसा कि हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते थे कैन से, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे, कर सकते हैं, तो कर सकते हैं इसका मतलब हुआ कि वो वहाँ पर पोलाइट का प्रयोग जरूर कर रहा है, लेकिन हम कैन का प्रयोग उतना ज़्यादा ये नहीं देंगे वैल्यू जितना कि हम कुड से प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर है कि इसका मतलब हुआ कि कुड का जब प्रयोग करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो कैन से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो इसका अर्थ होगा कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी,
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या कृपया, क्या आप कृपया, यहाँ पे कृपया का प्रयोग करेंगे ऊपर वाले में, क्या आप कृपया इस पत्र को पोस्ट कर सकते हैं, सॉरी पोस्ट कर सकते हैं की बात कह रहे हैं हम। ध्यान रखिए कि बात आपको यहाँ पर जो कुड का जो प्रयोग हो रहा है आपको ये प्रेजेंट का बोध करा रहा है, पास्ट का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पर हमारा जो कुड से जो प्रयोग ले रहा था मॉडल विभाग के रूप में, वो पास्ट के रूप में ले रहा था। अब यहाँ पर जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करने लगेंगे तो कुड इज यूज एज प्रेजेंट, तो उस समय कुड का प्रयोग प्रेजेंट की तरह प्रयोग करने लगेंगे। ध्यान रखिए ये अंतर है। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं कि हम कब किस कंडीशन में किसको करें। तो ध्यान रखिएगा जब कुड का प्रयोग हम जो पोलाइट रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कैन से ज़्यादा इसकी पोलाइटनेस बढ़ जाती है करते हैं तो इस स्थिति में ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब हमारा इसका तीसरा जो प्रयोग ये एक और जो प्रयोग था जो फ्रेज के रूप में था, जैसा कि कैन का था, तो पहले हम लोग इसको भी फ्रेज के रूप में भी पढ़ लें। तो ध्यान रखिए कुड प्लस कुड ऑन प्लस हेल्प प्लस बिफोर, यानी कुड में नॉट लगा दिए शॉर्ट में और हेल्प प्लस बिफोर, तो इसका अर्थ होगा आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। इसका मतलब हुआ कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर भी उसी तरह प्रयोग हो रहा है फ्रेजल के रूप में, यानी कि इसका मतलब सत्ता का अर्थ हुआ यहाँ पर पास्ट को बता रहा है। यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका या मैं हंसे बिना नहीं रह सकता था, ये भी हम कर सकते हैं। सी कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर, यानी वह वहाँ गए बिना नहीं रह सकती थी। सी दे कैन कुड नॉट, यानी कुडॉन्ट भी कर सकते हैं हेल्प मीटिंग है, यानी वह उससे मिले बिना नहीं रह सकती थी या नहीं रह सकी। तो ये पास्ट को दर्शा रहा है यहाँ पर। इसी तरह हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये सब ध्यान रखिए, ये मॉडल विभाग के रूप में ही है। ये कंडीशनल में क्या है कि जब दो सेंटेंस, कंडीशन जब भी प्रयोग होता है तो दो सेंटेंस के साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा यदि दो सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो, पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट में हो और दूसरा सेंटेंस में यदि कैन जैसे वर्ड का प्रयोग करने वाले क्षमता, यानी क्षमता को दर्शाना हो या किसी योग्यता को दर्शाना हो, तो वैसे स्थिति में कैन के बदले में कुड का प्रयोग करेंगे। और यदि पहला सेंटेंस कब करेंगे कुड, पहला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में हो तब उसको वहाँ दूसरे सेंटेंस को कुड से एक्सप्रेस करेंगे मानसिक क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए। और वहीं पर यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट हो तो दूसरा सेंटेंस को मानसिक स्थिति या क्षमता या कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, पावर को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देखिए इफ आई वेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये अनरियल एक फैक्ट भी कह सकते हैं इसको, या कंडीशन है अनरियल कंडीशन। तो ऐसे में हम लोग आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए आई ही के साथ वर का प्रयोग करेंगे, सी के साथ भी वर का प्रयोग करने लगेंगे। जैसे कि इफ आई वेयर अ पी, यदि मैं पीएम होता। इसी तरह हम कर सकते हैं इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता। तो ऐसा कंडीशन अनरियल कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो होना बहुत मुश्किल है, बहुत असक्षम है, यानी उतना होना संभव नहीं है, तो उसे अनरियल कंडीशन में इसको डालते हैं सेंटेंस को। कह कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आई कुड बाई एन एरोप्लेन, तो मैं एक हवाई जहाज खरीद लेता। यहाँ देखिए ये वर्ड जो है पास्ट में है इसलिए कुड का प्रयोग किया। यदि कहते यहाँ पर इस एम आर यानी प्रेजेंट जैसे वर्ड का प्रयोग होता है, भाव का प्रयोग, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग कर हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पास्ट को बता रहा है इसलिए हम लोग वहाँ पर कुड का जरूर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बात छिपा हुआ है कि यह पास्ट है इसलिए पास्ट को जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये दर्शा रहा है प्रेजेंट को। ये सोच रहा है कि मैं यदि ऐसा हो गया होता, यानी आज भी ऐसा हुआ रहता, यानी प्रधानमंत्री रहता आज पहले से हो करके आज भी मैं उस पद पर रहता,
तो इसलिए पहले से होने की बात करता है, तो इसलिए हम लोग पास्ट को दर्शाते हैं, यानी पास्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दर्शाता है प्रेजेंट को। तो कह रहा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यानी अभी भी होता, पहले से आकर के अभी भी होता, तो मैं एक एरोप्लेन खरीद लेता। तो ध्यान रखें, ये देखने में पास्ट है, लेकिन ये भी प्रेजेंट को ही दर्शा रहा है। इसी तरह हम लोग कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी वैसा पॉसिबिलिटी जिसमें मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी या एबिलिटी का बोध हो। ध्यान देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन होता है छात्रों को कि हम लोग पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर कर यानी संभावना का प्रयोग करते हैं, में से भी करते हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि फिर तो कुड और इसमें क्या अंतर है, हम लोग क्यों ना हम मे का प्रयोग करें। तो ध्यान रखें, इसमें समस्या ये आता है, और समस्या इतना गहरा है कि मैक्सिमम लोगों का ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। मोडुलरी भर पूरी तरह से यदि बात करें तो वहाँ पर एकदम क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन दूर रहेगा। तो यहाँ पर संभावना उस बात को दर्शा रहा है, यानी कि कूट का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए, यानी ऐसी चीजों की संभावना यानी क्रिया को संभावना दर्शाया जाता है जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता की संभावना हो। तो जैसे इट मे रेन यानी वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है मानसिक या शारीरिक क्षमता की बात आएगी। देखिए, जैसे आई कुड हैव, और यहाँ पर पास्ट यानी पास्ट की, ध्यान रखिए, पास्ट की मानसिक या शारीरिक क्षमता को दर्शाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद कुड का प्रयोग करेंगे और कुड के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, जो एक परफेक्ट की तरह काम करेगा, यानी वो काम हो जाने की बात कहेगा, यानी पूर्णतः पास्ट है। और उसके बाद हैव के बाद भीतरी का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब को, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इसका मतलब है मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, यानी इसका मतलब हुआ कि ये अपनी, यानी कि कह सकते हैं इसको कि ये प्रश्न का उत्तर कब देगा, किस स्थिति में देगा, या यहाँ पर क्या व्यक्त कर रहा है, तो मानसिक मेंटल स्थिति को बता रहा है, यानी कि वो मेंटली इतना मजबूत है कि वो कह रहा है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, यानी कि ये यहाँ पर संभावना आपको दर्शा रहा है कि मैं ऐसा काम वो कर सकता था। यहाँ पर और भी दे सकते हैं, शी कुड हैव स्पीक आंसर्ड में ईडी लगेगा, सॉरी यहाँ थोड़ा ईडी जोड़ दीजिएगा। आई कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, में इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। यहाँ पर सकते हैं शी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी बोल सकती थी, यानी कि यहाँ पर कोई संभावना दर्शा रहा है कि वो ऐसा कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, यहाँ भी निगेटिव बात छिपा हुआ है। तो ध्यान रखिए, ये संभावना है मेंटल और फिजिकल काम को करने के लिए, और वहाँ पर हम लोग जो में से व्यक्त करेंगे वहाँ पर संभावना दर्शाएंगे, तो वहाँ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी नहीं आएगा, कार्य नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ निश्चित रूप में कन्फ्यूजन रहा होगा, वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग ध्यान रखें, इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं, जो ये दोनों को, तो ध्यान रखें इसमें हम लोग जो प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार का हमारा कंफ्यूजन, इसमें किसी प्रकार का आपका निगेटिव बात नहीं रहेगा। जैसे यदि यही पर ले ले, यहाँ पर हालांकि एग्जाम्पल दिया है, जैसे कुड प्लस V1 बराबर माइनस 2 प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसी के सेम अर्थ में जरूर करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव सेंस लेगा, पॉजिटिव सेंस देगा, ये भी पॉजिटिव सेंस देगा, यानी दोनों में नेगेटिव सेंस नहीं आएगा। जैसा कि आई मेंटेन टू एस्केप, यानी मैं भागने में कामयाब रहा, यानी कि वो भाग चुका था। इसमें ये नहीं है कि मैं भाग नहीं सका, ऐसे यदि रहता तो आई कुड एस्केप, यानी कि मैं भाग सकता था, यानी कि भाग नहीं पाया। और यहाँ पर उसको क्लियर कर दिया कि
भाग गया यानी भागने में कामयाब हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दें मैनेज के बाद टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, और यदि इसका प्रयोग करेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे तो V4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं, और टू भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर टू के बाद ज़्यादातर टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो V1 में आता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के अर्थ में यानी मैनेज को यदि हटा करके सक्सीडेड का प्रयोग करेंगे तो आई सक्सीडेड, और उसके बाद इन का प्रयोग करेंगे इन एस्केपिंग, यानी कि मैं भागने में कामयाब रहा। और भी दे सकते हैं ही सक्सीडेड इन गोइंग देयर, वह वहाँ जाने में कामयाब रहा। दे सक्सीडेड इन मीटिंग है, यानी कि वे लोग उससे मिलने में सफल रहे या कामयाब रहे। तो ऐसे ध्यान रखें ये दोनों पॉजिटिव सेंस देता है और ये दोनों से नेगेटिव सेंस को व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और इसका जो प्रयोग है वो लास्ट जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को बनाते समय। तो मैंने यहाँ आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यदि यहाँ पर पास्ट हो, यहाँ पर पहला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बताया था कि यदि पास्ट होता है तो पास्ट यदि सेंटेंस पहला होगा तो दूसरा भी सेंटेंस पास्ट होगा। तो वही काम यहाँ भी करना है आपको कि पहला पास्ट होना चाहिए। जैसे ही सेड, यानी इनडायरेक्ट यहाँ दर्शा सकते हैं इन इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच, यानी पुट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा कैन है जो प्रेजेंट में है, और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो है ये पास्ट में है। तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट में है। यहाँ पर दोनों को अलग अलग सेंटेंस में रखा गया है कॉमा दे करके, इसलिए एक प्रेजेंट है, एक पहला पास्ट है और एक प्रेजेंट में है। जब हम दोनों को एक में मिलाएंगे यानी टाई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे किसी एक कंजक्शन का प्रयोग कर कर, तो दोनों पास्ट में होना जरूरी है। यानी पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा। पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट होता तो ये भी प्रेजेंट होता। ये दोनों अलग अलग था इसलिए एक पास्ट में एक प्रेजेंट में रहा। यदि दोनों को एक साथ जोड़े रहते या जुड़ा हुआ होता तो ये प्रेजेंट इसको भी प्रेजेंट रहना चाहिए था, तभी ये कैन प्रेजेंट में भाव के रूप में हुआ। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये डायरेक्ट स्पीच हुए, जीएस में डायरेक्ट स्पीच, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखें ही टूल, टूल का प्रयोग करेंगे। और टू यानी सेट को हटाते हैं तो टूल करते हैं, ऐसा रूल्स है। और टू को हटा देते हैं क्योंकि टूल अपने बाद टू नहीं लेता है। और मी डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैड का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, ही है, तो यहाँ भी ही होगा। कैन बदल जाएगा कूड में ही, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हो गया। मैंने पहले ही बताया ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट में होगा। और स्पीक इंग्लिश, ध्यान रखिए ये भी पास्ट तो ये भी पास्ट में हुआ। ऐसा दोनों को इसलिए किया गया कि दोनों को एक सेंटेंस में जोड़ा गया, दोनों को कंबाइन किया गया। ये दोनों अलग अलग था इसलिए पास्ट था, ये प्रेजेंट था। तो ध्यान रखिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। जब कैन रहता है तो उसे कूड में बदल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जैसे शेयर करना ना भूलें।